नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज जैतारण। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। किसी भी देश की राजनीति को समझने के लिए या हमें राजनीति में आपस में जो परिमार्जन देखने को मिले, इसके लिए हमें आपस में विभिन्न राज्यों की संस्थाओं के साथ अध्ययन करना ज़रूरी होता है, ताकि जो श्रेष्ठ मिले उसका हम उपयोग कर सकें। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों का यह दावा है कि उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया के सिद्धांत व प्रतिरूप निर्माण की ओर प्रथम चरण के रूप में राजनीतिक विश्लेषण की नवीन अवधारणाओं के सुझाव प्रस्तुत किए। ये मानते थे कि राज्य की अवधारणा विश्लेषण के उपकरण के रूप में उन राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना व उपयोगी अध्ययन करने में विशेष सहायक नहीं है, जिनमें आकार, संगठन, संस्थाओं व संस्कृति की आधारभूत भिन्नताएं हो। इसलिए राजनीति विज्ञान में शताब्दियों से प्रचलित राज्य, सरकार, संस्था, शक्तियों व जनमत की अवधारणाओं के स्थान पर नई अवधारणाओं का प्रचलन व प्रयोग अनिवार्य माना जाने लगा, जिससे राजनीतिक क्रिया की गहराइयों व वास्तविकताओं में झांका जा सके। उसके संबंध में तुलनात्मक आधार पर कोई सामान्यीकरण संभव हो, अर्थात सामान्यीकरण स्थापित करने के लिए हमें तुलना करनी पड़ेगी। इसलिए आधुनिक राजनीतिशास्त्रियों द्वारा राजनीतिक अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्था, भूमिका, संस्कृति, इन सब की अवधारणाओं का प्रयोग किया जाने लगा और इन नई अवधारणाओं में भी आधारभूत अवधारणाओं राजनीतिक व्यवस्थाओं को माना जाने लगा, क्योंकि अन्य सभी अवधारणाएं इसी से संबंध दिखाई देती हैं। इन राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित राजनीतिक प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर राजनीतिक व्यवहार संबंधी सिद्धांत निर्माण के लक्ष्य से युक्त शास्त्र ही तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। क्या कह रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो राजनीतिक प्रोसेस है, गवर्नमेंट प्रोसेस है, उसके विभिन्न जो चरण हैं, विभिन्न जो स्तर हैं, उनका कंपैरेटिव अध्ययन करना, राजनीतिक व्यवहार संबंधी, फिर उनका अध्ययन करने के बाद हम जो कोई सिद्धांत गढ़ते हैं, उन सिद्धांत के जो लक्ष्य होता है उसको ही तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। अब इसका अर्थ और परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। तुलनात्मक सरकार के अंतर को समझ लेना आवश्यक है। पहले हम तुलनात्मक राजनीति पढ़ें, उससे पहले तुलनात्मक सरकार के बारे में समझना होगा। सामान्यतः तुलनात्मक राजनीति को तुलनात्मक शासन या सरकार का रूप मान लिया जाता है। दोनों का ही संबंध राजनीति से होने के कारण इनका एक दूसरे के लिए बार बार अदल बदल करके प्रयोग करते हैं, परंतु राजनीति विज्ञान में इनका एक सुनिश्चित अर्थ किया जाता है। रॉबर्ट्स कहते हैं कि तुलनात्मक सरकार व तुलनात्मक राजनीति को अलग अलग माना है और उन्होंने तुलनात्मक सरकार की परिभाषा दी है। यानी जो जी.के. रॉबर्ट्स हैं, उन्होंने तुलनात्मक शासन और राजनीति को या तुलनात्मक सरकार व राजनीति को अलग अलग माना है और उन्होंने फिर तुलनात्मक सरकार की परिभाषा करने की बात कही है कि तुलनात्मक सरकार होती है राज्यों, उनकी संस्थाओं, सरकारों के कार्यों का अध्ययन, अर्थात जो राज्य है और उनमें जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन वह जो सरकार के काम हैं, जो काम करते हैं, उनका अध्ययन, जिसमें शायद राज्य की क्रिया से अत्यधिक निकट का संबंध रखने वाले पूरक समूहों, राजनीतिक दल व दबाव समूह का भी अध्ययन संभव है, सम्मिलित है। अर्थात तुलनात्मक सरकार में इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जीन ब्लॉन्डेल ने भी तुलनात्मक सरकार की परिभाषा करते हुए लिखा है कि तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, उनके जो भी प्रतिमान हैं, जो भी आयाम हैं, उनका अध्ययन करना है। तुलनात्मक सरकार की उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें राज्य से संबंधित औपचारिक संस्थाओं का ही मुख्यतः तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें राजनीतिक व्यवहार से संबंधित सभी प्रक्रियाओं और गैर सरकारी संस्थाओं का अध्ययन सम्मिलित नहीं किया जाता। अर्थात जो राजनीतिक व्यवहार से संबंधित सभी प्रक्रियाओं और अन्य गैर सरकारी संस्थाओं का अध्ययन नहीं किया जाता, केवल इंस्टीट्यूशनल अध्ययन किया जाता है सरकार में। यद्यपि वर्तमान में राजनीतिक दल व दबाव समूहों की हर राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, इस कारण से इनका अध्ययन भी तुलनात्मक सरकार में सम्मिलित
किया जाने लगा। अब धीरे धीरे इसमें और बातें जुड़ने लगी, परंतु मुख्य जोर शासन की संस्थाओं के तुलनात्मक विश्लेषण पर ही रहता है। जो तुलनात्मक सरकार होती है उनमें शासन की जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, शासन संचालन की जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका तुलनात्मक विश्लेषण करना होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि तुलनात्मक शासन में संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता, अर्थात जो भी मनुष्य राजनीति में अपना बिहेव करता है उसके बारे में इसमें बात नहीं की जाती। राजनीतिक व्यवहार के अनेक पहलू व अनेकों गैर शासकीय संस्थाएं जिनसे सरकारों का व्यवहार ढलता व बदलता है, तुलनात्मक सरकार में सम्मिलित नहीं की जाती। राजनीतिक व्यवहार के अनेक पहलू हैं जिन अनेक गैर शासकीय संस्थाएं, अर्थात जो भी शासन को प्रभावित करने वाली अन्य गैर शासकीय संस्थाएं हैं, उनसे कई बार सरकारों का व्यवहार बदलता, चेंज हो जाता है, उनका इस तुलनात्मक सरकार में अध्ययन नहीं किया जाता। अर्थात केवल और केवल इंस्टीट्यूशनल अध्ययन ही किया जाता है। जो बाकी व्यावहारिक रूप से प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं उनका अध्ययन इसमें नहीं किया जाता। तुलनात्मक राजनीति का संबंध, अब बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति का, उसमें सरकार का था। अब तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता के अध्ययन से। अब इसमें वो चीज़ शामिल हो जाएंगी। इसमें सरकारों व राजकीय संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन तो स्वतः ही सम्मिलित रहता है, क्योंकि राजनीतिक व्यवहार राजनीतिक संस्थाओं व मुख्यतः सरकारी संस्थाओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। परंतु इसके अलावा तुलनात्मक राजनीति में उन प्रभावों व प्रक्रियाओं का अध्ययन भी सम्मिलित है जिससे सरकारों का व्यवहार इस प्रकार बनता है। अब जी.के. रॉबर्ट्स फिर राजनीति के बारे में बात करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति बृहत क्षेत्र है जिसमें तुलनात्मक सरकारों व गैर शासकीय राजनीतिक कबीलों, संप्रदायों व गैर शासकीय राजकीय संगठनों की राजनीति का भी अध्ययन किया जाता है। एडवर्ड फ्रीमैन कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के विस्तृत क्षेत्र की बात करते हैं। इनकी मान्यता है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकारों के विभिन्न रूपों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता, बल्कि विविध राजनीतिक प्रक्रियाओं व उनसे संबद्ध राजनीतिक व गैर राजकीय संस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन होता है। तुलनात्मक राजनीति की अपेक्षा उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति व तुलनात्मक शासन समानार्थी नहीं है, अर्थात एक अर्थ वाले नहीं हैं, उनमें अलग अलग धारणाएं होती हैं। तुलनात्मक शासन राजनीति के केवल शासन संबंधी संस्थागत पहलुओं का अध्ययन होता है, और जबकि राजनीति में उससे एक कदम बढ़कर के व्यावहारिक चीज़ें भी इसमें शामिल की जा सकती हैं। तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक विश्लेषण व तुलनात्मक विधि से भिन्न है। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण मुख्यतः राजनीति विज्ञान से संबद्ध तुलनात्मक विश्लेषण को कहते हैं। इस कारण यह सुव्यक्त या अव्यक्त रूप से राजनीति विज्ञान में राजनीतिक स्पष्टीकरण करने में केंद्रीभूत रहता है। तुलनात्मक विधि सामान्य आनुभविक प्रस्थापनाओं की स्थापना को मौलिक विधियों में से प्रमुख विधि है। ये केस विधि की विलोम है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति विभिन्न शासन राजनीतिक प्रक्रियाओं व राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक ढंग से अध्ययन व विश्लेषण है। अब अपने समझ में आ गया कि तुलनात्मक राजनीति में सभी चीज़ें समाहित हो जाएंगी, शासन की संस्थागत अध्ययन भी और गैर शासकीय अध्ययन भी और व्यावहारिक अध्ययन भी, जो कुछ सब कुछ इसमें समाहित, अर्थात एक तरह से तुलनात्मक राजनीति वृत्त क्षेत्र हो जाएगा। तुलनात्मक राजनीति संक्षिप्त व शायद सबसे स्पष्ट परिभाषा कर्टिश ने दी है। उनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि व राजनीतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण निरंतरताओं, समानताओं और असमानताओं से है, अर्थात इसमें सभी कुछ समाहित हो जाएगा, समानता भी समाहित हो जाएगी और असमानता भी हो जाएगी। तुलनात्मक राजनीति इस प्रकार राजनीतिक संस्थाओं व राजनीतिक व्यवहार की समानताओं व असमानताओं का अध्ययन से संबंध रखती है। इसमें अर्थपूर्ण विश्लेषण के लिए आवश्यक व्याख्यात्मक परिकल्पनाएं होती हैं। कथनों व परीक्षणों व अनुभविक व संवर्ग व वर्गीकरण किए जाते हैं। अवलोकन व जहाँ संभव हो परीक्षण करें, शोध पर विधियों का प्रयोग करें। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन राजनीति के बारे में ज्ञान वर्धन करता है। तुलनात्मक राजनीति की उपयुक्त परिभाषाओं व व्याख्या से स्पष्ट है कि एक स्वतंत्र अनुशासन है। तुलनात्मक राजनीति में एक स्वतंत्र अनुशासन के लिए आवश्यक सुस्पष्ट एवं निश्चित विषय क्षेत्र है।
इसकी भी अध्ययन संबंधी स्वविकसित पद्धतियाँ व प्रविधियाँ हैं। इसकी प्रकृति व विषय क्षेत्र के विवेचन से यह और स्पष्ट हो जाएगा कि तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र अनुशासन है, इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है। तुलनात्मक राजनीति की नेचर कैसी है? तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को लेकर विभिन्न विद्वानों में विभेद है। मोटे तौर पर इनकी प्रकृति संबंधी विचारों की दो प्रमुख धारणाएं होती हैं। राजनीति शास्त्र के जो विद्वान हैं वो तुलनात्मक राजनीति की अग्रणी कम या अधिक मात्रा में दोनों में से एक धारणा का समर्थक दिखाई देते हैं, और ये दो धारणाएं हैं तुलनात्मक राजनीति का वर्टिकल अध्ययन और तुलनात्मक राजनीति का क्षैतिज तुलना। अब जो लंबात्मक अध्ययन है यानी वर्टिकल अध्ययन है उसकी बात करते हैं। तुलनात्मक राजनीति जब इस अध्ययन में क्या बात शामिल होती है कि जब एक देश में स्थित, अर्थात इसमें किसको शामिल करेंगे, एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों व उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण व अध्ययन है। लंबात्मक में केवल उसी देश में, जैसे भारत को ले तो भारत में ही उनके विभिन्न स्तरों के सरकारों का अध्ययन करेंगे, चाहे हम प्राचीन काल के शासन संचालन के बारे में बात कर लें, मध्यकाल की बात कर लें और आधुनिक काल की बात कर लें, तो इसमें उसी चीज़ को सम्मिलित किया जाएगा। इसके वैचारिक ये मानते हैं कि प्रत्येक राज्य में कई स्तरों पर सरकारें होती हैं। मोटे रूप से उनको इन सरकारों में दो प्रकार की बताया जाता है, सर्वव्यापक व सार्वजनिक या राष्ट्रीय सरकार, तथा दूसरी होती है आंशिक, स्थानीय या व्यक्तिगत सरकार। इनके अनुसार, इन विचारकों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का संबंध एक प्रकार की एक देश में स्थित विभिन्न सरकारों, सर्वव्यापक व आंशिक की आपस में तुलना से है। इस धारणा के विचारक मानते हैं कि यद्यपि एक ही देश में सर्वव्यापक या राष्ट्रीय सरकार तो एक ही होती है, परंतु आंशिक सरकारें अनेक होती हैं, अर्थात पैरेलल शैडो गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, और इसलिए इनसे संबंधित राजनीतिक प्रक्रियाओं व संस्थाओं की तुलना करके निश्चित निष्कर्ष निकालना संभव है। जैसे अगर एकात्मक राज्य है तो उसमें एक राष्ट्रीय सरकार होगी और कई स्थानीय सरकारें या निगम होंगे। अगर राज्य व्यवस्था संघात्मक है तो राष्ट्रीय सरकारें, प्रांतीय व स्थानीय सरकारें होंगी। इस धारणा के समर्थक ये मानते हैं कि एक ही राज्य में विभिन्न स्तरों की विविध सरकारों, एक राज्य में विभिन्न स्तरों की विविध सरकारों की तुलना करना लंबात्मक तुलनात्मक कहलाता है, और तुलनात्मक राजनीति इन्हीं की पारस्परिक तुलना करने से संबद्ध शास्त्र है। इस प्रकार की मान्यता रखने वाले विचारकों ने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा इस आधार पर कही है कि तुलनात्मक राजनीति एक ही देश की विभिन्न सरकारों की लंबात्मक तुलना है। ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डील्स द वर्टिकल कंपैरिजन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट विद इन द सेम कंट्री। तुलनात्मक राजनीति की उपरोक्त परिभाषा नहीं की जा सकती। इस परिभाषा का आधार ही तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि राष्ट्रीय सरकारें व आंशिक सरकारों के बीच दृष्टिगोचर होने वाली समानता सतही है। वैसे भी अब ये इसकी जो थोड़ी बहुत आलोचना हो जाती है कि जब एक ही देश में तुलना करनी है तो वो क्यों करें। इस प्रकार की परिभाषा का आधार भी तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि राष्ट्रीय सरकारें व आंशिक सरकारों के बीच दृष्टिगोचर होने वाली समानता सतही है। वैसे भी इन समानताओं की गहराई में जाएं तो इनमें असमानताएं अधिक दिखाई देंगी, और ऊपर से केवल मात्रा का अंतर दिखाई देने वाला वास्तव में एक प्रकार का अंतर भी प्रतीत होगा। इन सतही समानताओं का जो एक ही देश की विभिन्न सरकारों में दिखाई देती हैं, विस्तृत विवेचन करके ही इसमें व्याप्त असमानताओं को समझा जा सकता है, और इसके संदर्भ में यह निष्कर्ष निकालना संभव होगा कि तुलनात्मक राजनीति एक ही देश को विभिन्न सरकारों की लंबात्मक तुलना नहीं है। संक्षेप में राष्ट्रीय व आंशिक या स्थानीय सरकारों में समानताएं देखी जा सकती हैं। जो भी सरकारें हैं उनमें समानताएं देखी जा सकती है। जब समानताएं हैं तो उनमें तुलनात्मक कैसे होगी, लंबात्मक आर्थिक समानता हो सकती है। इसमें नियमों या विधियों बनाने की समानता भी हो सकती है। इनमें शक्ति की समानता भी पाई जा सकती है, और अर्थात ये तीन समानताओं के बारे में इन्होंने बात कर दी कि लंबात्मक तुलना करना संभव नहीं है, क्योंकि इनमें एक ही राष्ट्र में
इस प्रकार की समानताएं पा सकती हैं कि आर्थिक साधन समान हो सकते हैं। दूसरा है कि नियमों या विधियों की भी समानता हो सकती है कि यहाँ पर केंद्र में किस प्रकार की सरकार है तो राज्य में किस प्रकार की सरकार है, और वो सरकारें किस पद्धति को फॉलो करती हैं। और शक्ति की समानता भी पाई जाती है, सरकारें किस प्रकार से शक्ति का प्रयोग करती हैं, ये भी समानता पाई जाती है। आज इतना ही। इसका जो बाकी का पोर्शन है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।